एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। और आज हम बात करेंगे कि क्या फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। हालांकि तरह तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन ऐसे में सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था। उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि हालात सामान्य हो गए, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में सब कुछ सामान्य है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया? आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इतना कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है? एक तरफ कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल से जुड़े ताजा घटनाक्रमों से नाराज ईरान एक बार फिर से आग बबूला हो गया है और उसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माने जाने वाले इस रास्ते को दोबारा से बंद करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद ईरान ने सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अफवाह ये कौन फैला रहा है। सवाल ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से किसको फायदा होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जिसके खुलने से महंगाई पर रोक लग सकती है। ऐसे में जब हॉर्मुज खुला रहता है तो तेल की आपूर्ति सुचारू बनी रहती है और बाजार में अनिश्चितता कम होती है। हॉर्मुज के खुले रहने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है। तेल सस्ता होने पर परिवहन लागत, ये तमाम चीजें घटती हैं, जिसका असर पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की तमाम वस्तुओं पर, इनकी कीमतों पर देखने को मिलता है। यही वजह है कि हॉर्मुज के खुलने को महंगाई पर लगाम की एक मेन वजह मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है तो ये बंद होने की चर्चाएं कौन कर रहा है? चलिए वो 14 पॉइंट आपको समझाते हैं जिसको लेकर समझौता हुआ है। तत्काल और अस्थायी युद्ध विराम अमेरिका और ईरान के बीच में 14 पॉइंट्स में समझौते हुए थे, जिसमें कहा गया कि एक दूसरे पर हमला न करने की ये मेन प्रतिबद्धता है और दूसरी तरफ इस पॉइंट को लेकर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी सम्मान किया जाएगा। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो समझौते में किए गए हैं, जिस पर साइन अमेरिका की तरफ से किए गए। आंतरिक मामलों में दखल ना देने पर भी सहमति बनी है। 60 दिनों में अंतिम समझौते की दिशा में बातचीत होगी और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही जारी रहेगी। साथ ही ईरानी तेल निर्यात पर राहत की व्यवस्था है। प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील का भी रोड मैप तैयार किया गया। फ्रीज की गई संपत्तियों पर भी चर्चा, यानी कि ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज की गई उस पर भी चर्चा। परमाणु कार्यक्रम पर आगे की वार्ता, क्षेत्रीय तनाव कम करने पर भी सहमति बनी है। तमाम ये पॉइंट्स हैं जिस पर समझौता हुआ है अमेरिका और ईरान की तरफ से। और ऐसे में कहा जा रहा स्विट्जरलैंड वो मेन जगह होने वाली है जहां पर दोनों देशों के प्रतिनिधित्व बैठेंगे। हालांकि ट्रंप की तरफ से इस समझौते पर साइन भी हो चुके हैं, लेकिन लगातार खबरें ये बनी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौते की बड़ी बातें हैं उनको भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते। खाड़ी क्षेत्र में शांति एक अहम हिस्सा हो जाती है। युद्ध विराम पर सहमति बनी हुई है और ऐसे में दोनों देशों ने तनाव घटाने का भी भरोसा इस समझौते में दिलाया था। खाड़ी क्षेत्र में शांति बहाली पर सबसे पहले जोर दिया गया। समुद्री व्यापार बाधित न करने की भी बात इस समझौते में की गई और इसके साथ ही तमाम वो पॉइंट्स रखे गए जिसमें तेल आपूर्ति सामान्य रखने पर भी सहमति बनी है, क्योंकि मेन तेल आपूर्ति हो जाती है। कूटनीतिक बातचीत जारी रखने का भी फैसला लिया गया, जिसके लिए 60 दिन निर्धारित किए गए। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयास लगातार जारी हैं और ये तमाम पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं जिन पर समझौता हुआ। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि समझौता अगर बरकरार है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, तो ये अफवाहें आखिरकार कौन फैला रहा है? और इसी जो ये कंफ्यूजन बना हुआ है, इसी कंफ्यूजन पर आज हम करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनराज गुर्जर, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर एचएनएन न्यूज पर। मनराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। दो तरीके की खबरें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया, दूसरी तरफ इन दावों को नकारा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले की तरह सामान्य है हमें और खुला हुआ है। सर सवाल ये कि इतना कंफ्यूजन आखिरकार कौन क्रिएट कर रहा है?
और इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए मनराज जी, क्योंकि आप विदेश मामलों की जानकार हैं, बखूबी इन चीजों को समझते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्ट्रक्चर को देखें तो पूरी वैश्विक दुनिया के समक्ष एक बहुत बड़ा खतरा हमने अभी देखने को मिला। और ये खतरा इतना बड़ा खतरा था कि आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया की चरमरा गई। ऐसी स्थिति में अब दुनिया को यह महसूस होने लगा है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर नियम आधारित विश्व व्यवस्था के ढांचे को तोड़ेंगे, उसको विखंडित करेंगे, उसमें डिवीजन करेंगे, तो ये खतरा केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रसार दुनिया के सभी देशों में होगा और ये हमें देखने को भी मिला। महंगाई को बढ़ोतरी मिली और ऐसी परिस्थितियां बनी कि वैश्विक राजनीतिक ढांचे के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्र राज्यों की संप्रभुताओं के साथ साथ उनकी आंतरिक अर्थव्यवस्था। ठीक है मनराज जी, आते हैं आपके पास। ठीक है मनराज जी, आपके पास वापस आते हैं, लेकिन सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुदर्शन जी, अगर आपसे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की जाए कि आखिरकार स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, खुला है, ये कंफ्यूजन की घड़ी है इस समय, क्या इसको लेकर समझा जाए, क्या देखा जाए कि इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, एक कवायद की जा रही है? सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी देखिए, बहुत सही सवाल आपने पूछा है और यही एक सवाल है जो सबके मन में होगा। लेकिन अगर आप ये समझौता तो नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ देखें और आपने वो 14 पॉइंट्स का जिक्र किया था, उसमें क्या थे पॉइंट्स? सारे के सारे पॉइंट्स ऐसा लग रहा था कि वो ईरान के पक्ष में है। इसमें ईरान ने युद्ध जीता है और अमेरिका ने युद्ध हारा है और अमेरिका एक तरीके से हाथ खड़े करके भाग रहा है। लेकिन असलियत तो ये है नहीं। असलियत ये है कि अमेरिका भी, आर्या जी आप मान के चलिए, कोई पुराना खिलाड़ी, कोई बहुत पुराना खिलाड़ी है, उसको सनक साफ दिखाई देता है कि अगर मैं यहाँ पे एक कदम पीछे हट लेता हूं तो ईरान फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ होगा। और यही हुआ। आप देखिए, समझौता होने के या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सिग्नेचर के कुछ ही घंटों में लेबनान में हिजबुल्लाह ने आक्रामक तेवर दिखाए, एक आध मिसाइल फेंक दिए, रॉकेट फेंके, उसका जवाब दिया इसराइल ने। फिर उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए, 5 इजरायली सोल्जर जिनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनको मार दिया इसराइल ने। फिर उनके ऊपर हमला किया और कहते हैं कि 400 के आसपास मरे हैं दक्षिणी लेबनान में। तो ये तो साफ दिखाई देता है ये सारा का सारा प्रकरण ऐसा किया गया था, ऐसा रचा था चक्रव्यूह कि ईरान खुद ब खुद कुछ ना कुछ करे ताकि हम उसको समाप्त कर सके और हम अपने सर पे कुछ ना लें। यहाँ पे तो हम दिखा रहे हैं कि साहब देखिए हमने सब कुछ किया। देखिए ट्रंप ने कहाँ जाके साइन किया, वीडियो वो वर्साय के पैलेस में जाके किया और G7 के बीचों बीच, जबकि 2 दिन बाद होना ही था। लेकिन उनको पता था कि सारी की सारी दुनिया की जो मीडिया है वो G7 को कवर कर रही है और सब के सब इसको देखेंगे और उसके बीच में उन्होंने उठा के साइन कर दिया। आओ देखा ना था, जल्दबाजी में कर दिया, लगता है जल्दबाजी में किया। हकीकत में ये एक सोची समझी रणनीति दिखाई देती है। सुदर्शन जी, आपके बातों से ऐसा समझा जाए कि इसको डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्जन की ये लकीर मानी जाए, इस पर आपसे जवाब लेंगे। लेकिन मनराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो अपनी बात को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। मनराज जी, लगातार साजिश की बात की जा रही है, अफवाहों की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आम लोगों के बीच में? मुझे नहीं लगता है कि अभी वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम इस प्रकार के रास्ते से चलेंगे तो कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में चरमरा जाएगी और उसका प्रभाव केवल किसी एक पर्टिकुलर देश तक नहीं रहेगा, वो अमेरिका तक भी जाएगा। ईरान की स्थिति तो हम देखते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये जब न्यू वॉर का जो कॉन्सेप्ट है और इस न्यू वॉर के जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया को लगता है कि अगर हम किसी देश पर अटैक कर देंगे तो केवल वो उस देश तक सीमित रहेगा। अब क्योंकि हम बॉर्डर लेस, बाउंड्री लेस वर्ल्ड में रह रहे हैं तो उसका प्रभाव तो कहीं पर भी पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर कर देना चाहता हूँ कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उस पर जो समझौता बना है, मुझे नहीं लगता है कि उस समझौता किसी प्रकार से टूटेगा। एक ऐसा माहौल दुनिया में बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि ईरान ने इस बात पर स्पष्ट कर दिया है और ईरान के ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये बात कही गई है कि आपको वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी अगर स्टेट ऑफ हार्मुज से जहाज जा रहे हैं तो आपको 48 घंटे पहले वहां रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ईरान ने कहा है ये हम
स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम सुरक्षा के नाते कर रहे हैं, ताकि जो स्थिति लंबे समय से वहां पर बनी हुई थी और उस स्थिति में ऐसा ना हो कि दोबारा से ईरान के ऊपर विश्वासघात किया जाए। ऐसी परिस्थितियों के कारण ये नियम बनाया गया है। बिल्कुल मनराज जी, ये माना जाए, ये समझा जाए कि जो समझौता हुआ है उस पर अभी भी ईरान विश्वास नहीं कर पा रहा है, अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले किए जा रहे हैं, कई लोगों के मरने की भी बात सामने आई है, कहा यह जा रहा है, जानकारी ये भी मिल पा रही है, हालांकि कितना सच है कितना झूठ है ये नहीं कह सकते हैं, कहा यह जा रहा है कि सुबह तक हमले हुए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है, इस तरीके की भी खबरें निकलकर सामने आई है। इसमें यह माना जाए कि ईरान को भरोसा नहीं हो पा रहा है इस समझौते पर। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रकार की घटनाओं पर तभी यकीन कर सकते हैं जब या तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई पर्टिकुलर देश अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करके इस पर सहमति जताए। हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी न यूएनओ की तरफ से देखने को मिला है, न ईरान की तरफ से देखने को मिला है। अगर इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं तो मुझे लगता है कि जब तक हम ऑथेंटिसिटी नहीं आ जाती तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि हाँ, ईरान वैश्विक परिदृश्य में सबसे शोषित देश रहा है, एक्सप्लॉइटेड कंट्री रही है। उसका कारण ये रहा है कि 1989 से वहां के तेल भंडारों को कैप्चर करने के लिए अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि किसी न किसी तौर पर हम ईरान को कैप्चर करें, ईरान के अंदर अपनी सत्ता बैठाए, अपनी सरकार बनाए, ताकि इससे ऐसी कोई स्थिति ना बने। अब ऐसी स्थिति में अगर अचानक समझौता हो जाता है, वो भी ट्रंप के काल में समझौता हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ईरान अभी उसको हजम नहीं कर पा रहा है, उसको विश्वास नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में और वैश्विक दुनिया के मीडिया के समक्ष ये बात आ गई है कि समझौता हुआ है, तो समझौता हुआ है। ठीक है सुदर्शन जी, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अभी भी दरारें हैं, हमले हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, इससे ये माना जाए कि समझौते का उल्लंघन है और ट्रंप की बातों से उनका इतना असर नहीं पड़ रहा है इजराइल पर। आर्य जी, इजराइल के लिए ये जीने मरने का सवाल है कि वो ईरान को किस तरह से देखे। ईरान ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि मैं इजराइल को नस्ते नाबूद करूंगा। हिजबुल्लाह का भी उनके वेबसाइट पे भी यही बात लिखी गई है। तो इजराइल जो है वो किसी भी ऐसे समझौते को नहीं मानेगा, नहीं मान सकता जिसमें उसके हितों को ताक पे रखा जाए। तो पहले से बात यही थी कि इजराइल इस समझौते में नहीं होगा, लेकिन ट्रंप ने जबरदस्ती इजराइल के लिए भी कह दिया, ये मल्टी फ्रंट समझौता कह दिया है। अब अमेरिका को सबसे बड़ी समस्या ये है कि इजराइल को कैसे मनाए, और इजराइल इतनी जल्दी मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए एक और प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या ये समझौता जो भी किया जा रहा है इसको किसके साथ किया है? अगराची के साथ है, गिलाबाफ के साथ है, या वो आईआरजीसी के जो हेड हैं उनके साथ है? अब आईआरजीसी के हेड जिंदा है, कहाँ है, ये कुछ दिनों से नहीं दिखाई दिए हैं। अगराची वहां पे बिल्कुल आगे आगे जंप कर रहे हैं, गिलाबाफ जंप कर रहे हैं। वहां पे आप देखिए पाकिस्तान तो अपने सर पे वो पूरा का पूरा है ना विक्ट्री का ये खिताब लेके उसको दिखा रहा है कि देखिए हम तो जीत गए, हमने कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि कौन किसकी बात मान रहा है। ईरान के जो लीडरशिप है, इन्होंने बहुत अक्लमंदी का काम किया था। युद्ध से पहले ही उन्होंने एक मोसाइक लीडरशिप जिसको कहते हैं वो खड़ी कर दी थी कि अगर आपने हमारा एक लीडर निकाल भी दिया तो बाकी लोग लड़ते रहेंगे जब तक उनके पास कोई स्पेसिफिक चीज नहीं पहुंचेगी। स्पेसिफिक कहां से आएगा? मुश्तबा से। मुश्तबा कुछ कह नहीं रहे। आईआरजीसी की तरफ से कोई खास आया नहीं है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये कि आईआरजीसी मान रहा है कि समझौता हुआ है। ठीक है, मनराज जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई जब तब तक नहीं मान सकते जब तक कोई ऑफिशियल चीज ना है। ऑफिशियल ईरान में कौन है? सवाल तो यही है जी। बिल्कुल। और सुदर्शन जी, ऐसे में अगर एक तरफ ये देखा जाए कि इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं, साफ कह दिया है कि लेबनान से वो पीछे हटने को तैयार नहीं, उसकी सेना 10 किलोमीटर अंदर जा चुकी है। यानी कि ये जो 3H का विरोध इजराइल अमेरिका करता आया है, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, इसका समर्थन ये कहा जाता है कि ईरान करता है। इसमें आम जनता पिसेगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद होता है। महंगाई, जो अभी उम्मीदें थी कि महंगाई कम हो जाएगी, ऐसे में 3H वर्सेस इजराइल, या फिर 3H का सिर्फ एक निशाना है, बाकी इजराइल और ईरान अभी भी आमने सामने है। देखिए, इजराइल और ईरान तो अभी भी आमने सामने हैं और रहेंगे जब तक कि ईरान में ये सोच ना बदले।
अब सवाल ये है, आपने जो पूछा बिल्कुल सही है, आम जनता पिस रही है, बिल्कुल पिस रही है। सबसे ज्यादा कौन सी आम जनता पिस रही है? ईरान की। ईरान की आम जनता का, अगर ये आप देखिए, जनवरी के महीने में जब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था, कितने लोग मरे थे? डिपेंड करता है कि आप किसको मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं 5,000, कुछ 15,000, कुछ 30,000 भी कहते हैं। अगर आप 15,000 का भी आंकड़ा लें, जो बीच का है, 15,000 लोग एक महीने के अंदर ईरान में खमनी और उनके साथियों ने मारे जी। ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? वो तो ईरान ही है, और IRGC जो ये कर रहे हैं। आप ईरान की बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है, जो खुद अपने देशवासियों को इस बुरी तरह, इस बर्बरता से मारता है? आज की तारीख में ईरान की जनता जो है, वो देश प्रेम की वजह से देश के लिए वो खड़ी है IRGC के साथ। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ जाएगी तो उसको है ना मरने की बारी आएगी। तो ये एक जो तरीका अमेरिका ने निकाला है कि हम एक समझौता कर देते हैं और हम दिखाएंगे कि IRGC या ईरान की जो हुकूमत है वो गलत काम कर रही है, ताकि ईरान की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो सके। हो सकता है ये, अगर रेवोल्यूशन की नींव रखनी है, ये पहला पत्थर है उसका। बिल्कुल। और मनराज जी, अगर इसको थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ नेशन जानने के बजाय अगर भारत में आए और भारत की स्थिति को समझने की कोशिश करें मनराज जी, कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है या खुला हुआ है, जो अभी स्थिति सामान्य होने की बात कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि जो तेल का आना जाना है वो सुटेबल हो जाएगा। ऐसे में ये माना जाए कि सोशल मीडिया अलग अलग जगह पर इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है। ऐसे में अगर भारत की बात करें तो इसका फायदा किसको हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ आप मानते हैं? और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो इसका फायदा किसको होता है? क्योंकि आम जनता पिस रही है, एक तरफ सरकार है लगातार दावे कर रही है कि स्थिति को सामान्य किया जाएगा, स्थिति सामान्य होगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी। मनराज जी, फायदा की अगर हम बात करें तो फायदा किसी एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को होगा। और हम देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है, वहां से आपको पता है कि ट्रेड को लेकर और किस प्रकार से, अगर हम देखेंगे एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, और एशिया और साउथ एशिया ही नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों में आपने देखा होगा कि जैसे ये बंद हुई और बंद होने की स्थिति बनी तो किस प्रकार से महंगाई बढ़ी है। भारत के प्रधानमंत्री को आना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि आप गोल्ड मत खरीदिए, उनको कहना पड़ा कि हमें कुछ चीजों पर बचाव करना है। गैस की जो किल्लत यहाँ पर पैदा हुई, मुझे लगता है कि महंगाई हमारे यहाँ पर अगर स्टेट ऑफ हार्मुज खुल गई है और अगर पहले जैसा आवागमन सुचारू हो जाता है तो इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत के साथ भारत के पड़ोसियों को भी मिलेगा, आसपास पूरी दुनिया को ही मिलेगा। इसको हम किसी एक देश के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बातें कौन फैला रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये चीजें अक्सर होती नहीं है कि इस प्रकार की कोई अफवाह फैलाए और उस अफवाह की ऑथेंटिसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि हम उसकी एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाए। भारत में आपने देखा होगा कि भारत की राजनीति तो हमेशा नकारात्मक बिंदुओं पर टिकी रहती है। भारत में तो हमेशा से ऐसा रहा है कि कोई पॉजिटिव पॉइंट पर बात नहीं करता, नेगेटिव पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम बार बार उठाते हैं। नीट पेपर लीक हुआ और अब उसके बाद जब नीट का पेपर दोबारा हो रहा है तो कल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आता है कि उनकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि ऐसी पैनिक सिचुएशंस पैदा करने के प्रयास भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पहले से ही हैं और अभी और ज्यादा हो गई हैं। लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज जैसी जो संकट भारत के समक्ष आया था, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जिम्मेदारी पूर्वक और सशक्तता के साथ इस संकट से निपटने की कोशिश की। मनराज जी, इनके पीछे अगर चुनावी आईने से देखा जाए, चुनावी चश्मे से देखा जाए, जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस तरीके की खबरें पहुंचाता है, निगेटिव एक नकारात्मक पॉलिटिक्स भारत में की जाती है और इससे हर कोई वाकिफ है। इसको चुनाव से भी देखकर जोड़ा जाए कि आने वाले 4 से 5 राज्यों में चुनाव है, तो जनता को अगर पैनिक किया जाता है तो ये भरोसा सरकार से उठ जाएगा जनता का कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो फिर आगे स्थिति क्या होगी, आगे क्या होगा? मनराज जी, ऐसी सिचुएशंस पैदा बंगाल चुनाव के दौरान भी की गई थी, लेकिन आपने देखा कि बंगाल में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ऐसी स्थिति दोबारा से पुनः शुरू की गई है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की ये गलत मानसिकता को और या विपक्ष की जो नेगेटिव मानसिकता है, वो मानसिकता उस तरीके से सकारात्मक रूप से आ पाएगी, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो उनकी सोच, उनकी कार्य प्रणाली
उनका दृष्टिकोण अलग चलता है। वो 1 साल 2 साल पहले से सोच कर चलते हैं और इस प्रकार का ये जो माहौल बना रहे हैं, इस माहौल की कोई ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं लगता कि चुनावी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी को या करंट सरकार को कोई नुकसान होने वाला है। हाँ, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब देश पर संकट आया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मंच पर आए हैं, देश को संबोधित किया, कहा है कि हमें इन चीजों से बचना होगा। तो अगर ऐसा लीडर हमारे पास है, सशक्त लीडर हमारे पास है, मजबूत नेतृत्व हमारे पास है, मुझे नहीं लगता विपक्ष पिछले 10 सालों से यही राजनीति कर रहा है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी यही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कुछ इसका परिणाम मिल पाया है। जितना वो नकारात्मक राजनीति को फलफुलाने की बात करते हैं, उतना ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। बिल्कुल सुदर्शन जी, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इजराइल है, अमेरिका है। कहा यह जा रहा है कि स्विट्जरलैंड की वो जगह होगी, वो स्थान होगा जहां पर इस समझौते पर पूरी तरीके से मुहर लगेगी। लेकिन सुदर्शन जी, सवाल लगातार वही खड़ा हुआ है कि अगर इजराइल के जो अभी स्टैंड है, आगे भी वही स्टैंड रहा तो आगे क्या होगा? क्या हालात सामान होंगे, आम जनता को राहत मिलेगी या फिर स्थिति और भी भयावह हो सकती है? ये समझौता बेअसर हो सकता है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में इजराइल इससे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। सुदर्शन जी, देखिए ऐसा है आर्या जी, अगर आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात करें, अभी सबसे बड़ी संकट तो चिंता यह है कि वहां अंदर जो करीब 1200 जहाज फंसे हुए हैं वो बाहर कैसे निकले। अगर वो निकल जाते हैं, आप ऑलरेडी देखिए एक तरीके से विश्व में एक तरह से स्थिरता आ गई है, इकोनॉमिक स्थिरता, चाहे भले ही वो ज्यादा महंगी कीमतों पे हो, लेकिन एक तरह से आ गई है। सऊदी अरब का तेल जा रहा है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से बाहर, आज वहां से निकल रहा है, ठीक है ना। ओमान की तरफ से, फुजेरा की तरफ से भी तेल निकल रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, आपके पास वेनेजुएला से तेल आ रहा है, आपके पास रशिया से तेल आ रहा है, आपने गैस लेनी शुरू कर दी है अर्जेंटीना से, ठीक है। तो एक तरीके से स्थिति सामान्य की तरफ जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो विकल्प है वो तो दुनिया निकाल ही लेगी। आप मान के चलिए, एक समस्या आती है, कोई ना कोई वहां से विकल्प निकलता ही है, चाहे वो ज्यादा ही महंगा बिल्कुल बिल्कुल सुदर्शन जी, माफी के साथ आपको यहीं रोकना पड़ रहा है। बिल्कुल सुदर्शन जी, माफी के साथ आपको यहीं रोकना पड़ रहा है। सुदर्शन जी, मनराज जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एचएनएन न्यूज के साथ अपना समय साझा किया। लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला हुआ है या फिर बंद हो गया है, और अगर खुला है तो ये अफवाहें कौन फैला रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसको इसका फायदा होगा? आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ, क्योंकि आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।